शादी के बाद जब से माया इस घर की बहू बनकर आई, उसे अपनी सास मालती और बड़ी ननंद तन्नू, जिसकी शादी हो चुकी थी, उनका भरपूर प्यार मिला। एक लड़की शादी के बाद जैसी ससुराल चाहती है, ठीक वैसी ससुराल माया को मिली थी। माया अपनी ससुराल में बहुत खुश थी और उसका पति विनय उससे बहुत प्यार करता था। विनय और उसके पापा अजीत दोनों ज्वेलरी का बिजनेस करते थे और सोने चांदी के एक बड़े शोरूम के मालिक थे। ननंद तन्नू की ससुराल भी उसी शहर में थी, तो वो कभी कभी माया से मिलने चली आती थी। विनय का स्वभाव तो हंसमुख और मिलनसार था, पर उसके पापा अजीत एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपने शोरूम में तो कस्टमर से खूब बातचीत करते थे, पर घर में घुसते ही गंभीर हो जाते थे। माया ने अब घर का काम संभाल लिया था, पर उसकी सास मालती भी हर समय घर का कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। जब कभी माया कहती कि आप रहने दो, आराम करो, मैं कर लूँगी, तो वो हंसकर कहती कि अगर आराम करूँगी तो शरीर बेकार हो जाएगा, इसलिए जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक काम करने दो, जब शरीर साथ नहीं देगा तब तुमसे कहूँगी। ये सुनकर माया ने फिर कभी उनसे कुछ नहीं कहा, पर अपनी ससुराल में माया ने एक बात नोट की कि मालती दिन में एक बार स्टोर रूम में जरूर जाती है और 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है, तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। अब माया को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो मालती को इतनी खुशी देता है, वरना सारा दिन मालती के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आती। जब कोई मेहमान घर में आई तभी माया ने मालती को हंसकर बात करते देखा था। एक दिन माया स्टोर रूम में कुछ सामान निकालने गई तो उसने गौर से पूरा रूम देखा, लेकिन उसमें सिवाय सामान के कुछ खास नहीं था। पर एक चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था लकड़ी की बड़ी अलमारी में लगा ताला। माया चौंक गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी ससुराल में कहीं पर भी ताला लगा नहीं देखा था। बस एक बड़ी तिजोरी थी जो मालती के कमरे में थी और उसकी चाबी भी मालती के पास रहती। बाकी सारे घर की अलमारियों में ताला नहीं था। अब माया की उत्सुकता और बढ़ गई। उनकी हिम्मत अपनी सास से पूछने की तो नहीं थी, और उसकी शादी को करीब 1 साल होने वाला था, इसलिए उसने रात में विनय से इस बात का जिक्र किया। तो विनय बोला कि इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों भाई बहन बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि मम्मी घर का सारा काम खत्म करके दोपहर में या जब भी समय मिलता तो 1 घंटा स्टोर रूम में अकेले गुजारती है। तब माया बोली कि क्या कभी आपने ये पूछने की या जानने की कोशिश नहीं की कि मम्मी जी आखिर वहाँ ऐसा क्या करती है जो उन्हें खुशी देता है? तो विनय बोला, हमारी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी पूछने की, और मम्मी तो हमेशा से ही ऐसे कम बोलने वाली और गंभीर स्वभाव की है। माया ने फिर अपनी ननंद से पूछा कि दीदी आप तो जानती होगी कि मम्मी जी स्टोर रूम में क्या करती है? तो तन्नू ने भी वही जवाब दिया जो विनय ने दिया था। अब तो माया ये जानने के लिए बेकरार हो गई कि आखिर मम्मी जी स्टोर रूम में क्या करती है। एक दिन जब माया आराम कर रही थी तब उसने मालती को स्टोर रूम की तरफ जाते देखा। वो भी उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच गई। मालती ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर से बंद कर लिया। अब बाहर से माया ने कोई तरीका ढूंढना शुरू किया जिससे वो अंदर क्या हो रहा है उसको जान सके। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद माया को एक खिड़की नजर आई और उसने उसे थोड़ा सा खोलने की कोशिश की तो वो खुली हुई थी। अब माया ने खिड़की को धीरे से खोला और अंदर देखने लगी तो उसने देखा कि मम्मी जी लकड़ी की अलमारी खोलकर उसके अंदर से एक डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगी, और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक फ़ोन उठाकर उस पर बात करने लगी। माया ने देखा कि फ़ोन पर बातें करते हुए मालती जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान और चमक थी मानो किसी अपने से मिलने और बात करने पर होती है। यह देखकर माया सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन हो सकता है जिससे बात करके मम्मी जी इतना खुश हो जाती है। माया ये सोच ही रही थी कि अचानक पता नहीं कैसे उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ी, जिससे मम्मी जी चौंक गई। उन्होंने जल्दी जल्दी अलमारी बंद की और कमरे से बाहर आ गई।
तब तक माया भी दौड़कर अंदर आकर बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। मालती ने माया के कमरे में देखा तो उसे सोता देखकर वो निश्चित होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद माया उठी और किचन में जाकर 2 कप चाय बनाकर मम्मी जी के पास आकर बैठ गई और चाय पीने लगी। उसके बाद वो खाने में क्या बनेगा ये पूछकर किचन में चली गई और काम करने लगी। साथ ही स्टोर रूम में जाने का प्लान बनाया और जल्दी से स्टोर में जाकर अलमारी चेक करने लगी, पर उसमें ताला लगा था। वो लौटने ही वाली थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया तो वो चौंक पड़ी। उसने झुककर देखा तो वहाँ एक डायरी पड़ी थी। माया ने डायरी उठाकर अपने कमरे में ले जाकर छुपा दी। माया ने किचन का काम समेटा और फिर रात को विनय के सो जाने के बाद चुपचाप उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उसने पहला पेज खोला तो उस पर मालती का नाम लिखा था और तारीख करीब 25 साल पहले की लिखी थी। ये देखकर माया ने तुरंत डायरी का आखिरी पेज देखा तो डायरी भरी हुई थी। इसका मतलब मम्मी जी 25 साल से डायरी लिख रही थी। फिर माया ने पहला पेज पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, आज दिनांक 4 सितंबर है और मेरा जन्मदिन भी है, पर अजीत को तो याद ही नहीं और मम्मी जी को पता नहीं है। अभी अभी पापा मम्मी का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे विश किया और बोले कि तेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है तो बहुत धूमधाम होगी। मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ आज बहुत बिजी हूँ। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब उन्हें क्या बताऊँ कि यहाँ पर मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं है और अजीत को तो पत्नी नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मम्मी की ज़रूरत थी, या ये समझ लो कि यहाँ पर एक परमानेंट केयर टेकर की ज़रूरत थी। अजीत ने इसलिए शादी की थी कि 2 छोटे बच्चों को उनकी मम्मी अकेले कैसे संभालती। और जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो पहली रात को ही अजीत ने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने बच्चों की वजह से शादी की है। वो अपने जीवन में अपनी पत्नी रमा की जगह किसी को नहीं दे सकते हैं और मैं उनसे किसी भी तरह की आशा ना रखूं। उसी रात उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम सबके सामने एक पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे और इस कमरे में अजनबी रहेंगे। और हाँ, इस कमरे की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात कि मुझे इन 2 बच्चों के अलावा तीसरे की ज़रूरत नहीं है। आगे कभी इन सब बातों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। और हाँ, तुम्हें इस घर में एडजस्ट करना होगा, कैसे करना होगा ये तुम जानो। और हाँ, इस घर में मम्मी की बात हमेशा मानना, वो जो कहे वही करना, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। इतना कहकर वो कपड़े बदलकर सो गई और मैं नई नवेली दुल्हन जो न जाने कितने अरमान इस रात के सोचकर बैठी हूँ और सारे सपने एक झटके में चूर चूर हो जाए तो कैसा महसूस होगा। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उठकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने मम्मी जी के पास जाकर उनके पैर छुए। वो मेरा चेहरा देखकर मानो सब समझ गई थी। वो बोली, बहू दिल छोटा मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ही मुझे अजीत की पसंद नापसंद के बारे में बताया और दोनों बच्चों को संभालना भी उन्होंने ही सिखाया। विनय तो मेरी शादी के समय 6 महीने का था और तन्नू 1.5 साल की। दोनों ही बहुत प्यारे और सुंदर और गोलमोल थे। तन्नू तो बिल्कुल अपनी मम्मी की कॉपी थी, जबकि विनय अपने पापा पर गया था। इन दोनों बच्चों को और घर को संभालने में समय का पता ही नहीं चलता था और इस कारण मैं अपना भी ध्यान ठीक से नहीं रख पाती थी। वो तो मम्मी जी मुझे बीच बीच में टोकती रहती थी कि बहू तुम भी अपना ध्यान रखा करो, कम से कम सुबह शाम तो ठीक से सच समझ लिया करो। वो कहती तो मैं रोज सुबह ठीक से तैयार होकर काम में लग जाती थी। मुझे चटक और चमकीले रंग पसंद थे। मेरी सारी साड़ियाँ चटक रंग की थी और रंग बिरंगी नेल पॉलिश मैचिंग ज्वेलरी थी, पर अजीत जी को मेरा इस तरह चटक रंग पहनना पसंद नहीं था। अजीत मुझसे एक दिन बोले कि क्या तुम भी 2 बच्चों की मम्मी होकर ऐसे चटक रंग पहनती हो। मैं उनसे बहुत कम बात करती थी और बात करते समय घबरा जाती थी, या यूं कहो कि मैं उनसे अंदर ही अंदर एक डर का अनुभव करती थी। तो मैंने डरते हुए कहा कि मेरे पास ऐसे ही रंग के कपड़े हैं, तो वो कुछ नहीं बोले
और जबकि हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। उन्होंने एक दिन कुछ कपड़ों के पैकेट मुझे दिए और कहा कि इन्हें पहना करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उनके जाने के बाद जब मुझे काम से फुर्सत मिली तो मैं अपने कमरे में गई। वहाँ पर मम्मी जी विन्ने को सुला रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बहू ये पैकेट कैसे रखे हैं, तो मैंने कहा कि ये लेकर आए थे, मैंने अभी देखा नहीं इसमें क्या है। वो बोली जल्दी देखो। जब मैंने पैकेट खोला तो देखा कि उसमें हल्के रंग की कंट्रास्ट कलर, प्लेन कलर, हल्की कढ़ाई की 10-12 साड़ियाँ और सूट थे। उनके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ, ब्लाउज, पेटीकोट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और सैंडल, रुमाल, हेयर क्लिप, मेकअप का सामान था। ये सब देखकर मम्मी जी बोली, अरे अजीत तो बहुत अच्छी शॉपिंग करके लाया है, ये सब रंग उसकी पसंद के हैं। अब मेरी समझ में आया कि क्यों अजीत मुझे देखते ही झुंझलाकर मुंह फेर लेते थे। मैंने खुद को उनकी पसंद के कलर पहनने के लिए तैयार किया और अपने सारे कपड़ों को धोकर प्रेस करके एक अलमारी में रख दिया और अजीत के लिए सारे कपड़े कमरे की अलमारी में लगा दिए और उन्हें पहनने लगी। अब जब भी अजीत मुझे देखते तो उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता था। इस तरह शादी के बाद मैंने अपनी पहली पसंद को अलमारी में बंद कर दिया। इस तरह एक दिन जब मैं कमरे में अपने मायके फ़ोन पर बात कर रही थी और दोनों बच्चे स्कूल गए थे, मम्मी जी आराम कर रही थी, तभी अचानक अजीत घर आ गए। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात करते देख लिया और वो चुपचाप बेड पर बैठ गए। मैं आराम से दीदी से बात कर रही थी और बच्चों के बारे में, उनकी हंसाने वाली बातों के बारे में बताकर खुश हो रही थी। करीब 10 मिनट बात करके मैंने फ़ोन काट दिया। जैसे ही मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि अजीत पलंग पर बैठे मुझे ही घूरकर देख रहे थे। मैं घबरा गई और मैं वहाँ से जाने लगी। अजीत बोले, रुको, मुझे तुम्हारा इस तरह रोज रोज अपने मायके फ़ोन पर इतनी देर बात करना पसंद नहीं है। आगे से ऐसा ना हो। अगर बात करनी हो तो जल्दी हालचाल पूछकर फ़ोन काट दिया करो। मेरे बच्चों पर भी खराब असर पड़ेगा। ये सुनकर मुझे झटका लगा कि ये क्या कह दिया। मेरे बच्चे, क्या मैं इन बच्चों की कुछ नहीं लगती? मैं इन दोनों को अपने बच्चे समझकर अपनी ममता प्यार लुटा रही थी और वो दोनों भी मुझे अपनी मम्मी समझते थे। पर अजीत के मन में मेरे लिए क्या भावना थी मैं समझ नहीं पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे। मैं वहाँ से हट गई और किचन में जाकर रोने लगी कि तभी मम्मी जी वहाँ पर आ गई। उन्होंने अजीत की सारी बातें सुन ली थी। वो मुझे समझाने आ गई और मुझे चुप कराया और पानी दिया। फिर अजीत के पास जाकर बोली, तू क्या समझता है कि बच्चे केवल तेरे ही हैं? तो आज से तू ही उन्हें संभालना, खाना, कपड़े, पढ़ाना, सुलाना, उनके साथ खेलना, ये सब काम करना। इतना भी समझ नहीं आता कि बच्चे तुझे कम और मालती के आगे पीछे ज़्यादा घूमते हैं, उसे चाहते हैं, उसे अपनी सगी मम्मी समझते हैं और तू बच्चों के मन में ये बात क्यों डालना चाहता है? अरे कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने, पर यशोदा को लोग आज भी कृष्ण की माता कहते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो तूने उसे आज तक पत्नी का अधिकार नहीं दिया, ऊपर से जब वो तेरे बच्चों को अपना मानकर परवरिश कर रही है तो तू उसे ही झिड़क रहा है। अरे उसने किया क्या है? अपने घर पर ही तो बात कर रही थी। अगर थोड़ी देर बात कर ली तो क्या आफत आ गई? सब काम करके बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही तो बात कर रही थी। तब बच्चों पर कैसे गलत असर पड़ेगा ये बता मुझे। अब अजीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची और मैंने उसी समय फ़ोन का सिम निकालकर अलग रख दिया और फ़ोन तथा सिम दोनों को अलमारी में कपड़ों के साथ बंद कर दिया। इस तरह आज मैंने अपनी दूसरी पसंद को भी अलमारी में बंद कर दिया। इसी तरह मुझे डायरी लिखना भी पसंद था, म्यूजिक सुनना, डांस करना, मूवी देखना, चाट खाना, आइसक्रीम खाना इतना पसंद था, पर मैंने अपनी सभी पसंद को अलमारी में बंद कर दिया। अब तो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तन्नू ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और विनय अभी 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे चुका है। उसका रिजल्ट आने वाला है। मेरा मन कहता है कि वो ज़रूर टॉप करेगा और ऐसा ही हुआ। विनय ने अपने ज़िले में टॉप किया है।
घर में सब बहुत खुश हैं और सब अजीत को, विनय और मम्मी को बधाई दे रहे हैं और मैं अंदर किचन में सबके चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही हूँ। क्योंकि विनय ने पूरे जिले में टॉप किया था तो सभी जान पहचान वाले और अखबार वाले रिपोर्टर सब बधाई देने आ रहे थे। मालती देख और सुन रही थी कि अजीत किस तरह खुश होकर अपने पुत्र की सफलता का बखान कर रहे थे और उनके पास ही विनय चुपचाप बैठा हुआ था। जबकि कोई उससे सवाल पूछता तो वो उसका जवाब देता था कि अचानक एक रिपोर्टर ने विनय से उसकी सफलता का राज जानना चाहा तो विनय ने कहा कि मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरी मम्मी को और अपने पूरे परिवार टीचर को देता हूँ। अगर मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का और मेहनत का क्या महत्व है नहीं बताया होता तो मैं आज ये स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। उन्होंने मेरे साथ रातों को जाग जाग कर मुझे पढ़ाया और समझाया और हमेशा पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दिया है। विनय की बात सुनकर रिपोर्टर ने कहा कि वो कहाँ है, हम आपके साथ उनकी भी फोटो खींचना चाहते हैं। तब अजीत ने विनय को कहा, जाओ बुलाकर लाओ। विनय तुरंत मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर सबके सामने ले आया। फिर दनादन फोटो खींचनी शुरू हो गई। मैं थोड़ी देर रुककर अंदर चली आई। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में बच्चों को मेरी परवाह है, उनकी नज़रों में मेरी अहमियत है। मैं गर्व से भर गई। विनय की दादी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। एक दिन मम्मी जी ने मुझसे कहा कि बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी शादी अपने बेटे से इसलिए कराई थी कि उसे अकेलेपन का एहसास ना हो और बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा और तुझे उसने आज तक अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और तो और तुझसे माँ बनने का हक भी छीन लिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये सब मत सोचा करो, अब इन सब बातों को याद करने से क्या फ़ायदा। और किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ और माँ नहीं बनी तो क्या, ये दोनों तो मेरे अपने बच्चों से बढ़कर है। तो मुझे अपनी औलाद की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। ये सुनकर मम्मी जी चुप हो गई। अजीत अभी तक मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और मुझे कई लोगों से मालूम हुआ है कि जब से इनकी पहली पत्नी रमा की मृत्यु हुई है उसके बाद से ये ऐसे हो गए हैं और बाहर तो सबसे अच्छी तरह बात करते हैं, मम्मी जी, तन्नू, विनय, सबसे। पर मुझसे न जाने क्यों कटे कटे से रहते हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं अपने मायके भी बहुत कम गई हूँ, क्योंकि अजीत को मेरे मायके वालों का रहन सहन और घर का मिलनसार वाला माहौल कभी पसंद नहीं आया। 1 साल तक तो रस्मों के नाम पर मुझे मायके भेजते और विदा कराकर ले आते, पर उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर मैं विदा कराकर नहीं लाऊंगा, तुम अपने भाई के साथ वापस आ जाया करना। ये सुनकर मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया। कभी बच्चों के छोटे होने का बहाना, कभी बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं मायके जाने से बचती रही। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि मैं उनकी सौतेली माँ हूँ और उनकी कोई ननिहाल भी नहीं है। उनके लिए तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी जैसे रिश्तों के नाम तक नहीं जानते हैं। मैं भी इंसान हूँ और जिस घर में मैंने अपने जीवन के 25 साल गुजारे हो उसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। जब मम्मी जी इस उम्र में भी अपने मायके वालों को याद करती है तो मैं तो अभी 45 साल की ही हूँ। बस इसलिए कभी कभी जब मन ज़्यादा उदास होता है या बहुत खुशी की कोई बात होती है या उन सब की याद आती है तो मैं सबसे छिपकर फ़ोन पर मम्मी पापा, भैया भाभी और दीदी तथा अपने भतीजे भतीजी से बात कर लेती हूँ। तो मन को तसल्ली मिल जाती है कि सब लोग ठीक है। मेरे फ़ोन करने की बात को इस घर में मम्मी जी ही जानती है और उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और जब तन्नू और विनय 5 साल के थे तभी मैंने अपनी एक अलग अलमारी स्टोर रूम में बनाकर उसमें अपनी सभी पसंद को, कपड़ों को, शादी की एल्बम को सामान के साथ बंद करके रख दिया और अपनी डायरी लिखने की आदत को और फ़ोन की आदत को मैंने कभी नहीं छोड़ा। बस इसलिए हर रोज़ समय मिलने पर इस स्टोर रूम में आकर 1 या 1.5 घंटा ज़रूर बिताती हूँ। इस तरह छुपकर अपनी खुशियों को महसूस करना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अब आज की ही बात ले लो। अजीत तो बस कहकर चले गए कि तन्नू को देखने लड़के वाले शाम को घर आ रहे हैं।
अब इतनी जल्दी सारी तैयारी अकेले करना कोई हंसी मजाक तो नहीं। वो तो विनय और तन्नू के साथ मम्मी जी ने घर के काम में मेरी मदद करी तो सब काम समय से हो गया और मेहमानों के सामने कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो तन्नू को लड़के वालों ने पसंद कर लिया था। लड़के ने पहले ही तन्नू को देखा हुआ था तो उसने अपने घर में सबको बता दिया और लड़के के पापा ने अजीत से बात की। ये रिश्ता उनकी तरफ से तो पक्का ही था तो उन्होंने उसी समय रोका कर दिया। तो मम्मी जी के कहने पर अजीत ने भी लड़के का रोका कर दिया और जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई। 2 महीने बाद तन्नू इस घर से विदा हो जाएगी तो घर कितना सूना सूना हो जाएगा। मेरा तो सोच सोच कर दिल भर आता है। आज तन्नू की शादी को 1 महीना बीत चुका है। वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है और जब भी घर आती है तो बस अपनी ससुराल की तारीफ करती रहती है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आज विनय बड़ा खुश है क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर चुका है और जल्दी ही अपने पापा के साथ शोरूम पर बैठने लगेगा। कल मैंने अजीत को मम्मी जी से कहते सुना कि विनय के लिए एक लड़की का रिश्ता आया है और वो लोग बहुत दबाव बना रहे हैं कि आप आकर एक बार लड़की देख लो। तब मम्मी जी बोली तो क्या हुआ, लड़की देखने चलेंगे, तन्नू और उसके पति को बुला लेंगे, साथ में विनय और मालती को भी ले चलेंगे। तब अजीत बोले कि उसे ले जाने की क्या ज़रूरत है। तब मम्मी जी बोली कि देखो ऐसा है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ नियम हैं और अगर तुम घर की जो बात बच्चों से अब तक छुपाई हुई है उसे बाहर ना लाना चाहो तो चुपचाप मालती को भी साथ लेकर चलो। लड़की पसंद नापसंद करना तो विनय पर है। ये सुनकर अजीत मान गए और हम लोग लड़की वालों के घर गए। विनय ने मुझसे पहले ही कहा था कि मम्मी अगर लड़की मुझे पसंद आ गई तो मैं आपकी तरफ देखकर इशारा कर दूंगा और अगर आपको भी पसंद हो तो आप भी मुझे इशारा कर देना, क्योंकि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी पसंद हो। माया वाकई बहुत प्यारी, मासूम और खूबसूरत थी। मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, पर मैंने विनय की तरफ नहीं देखा। जब विनय ने मुझे इशारा किया तो उसने हाँ में किया, तब मैंने भी हाँ में इशारा कर दिया। जब माया और विनय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो मम्मी जी ने मुझे कहा कि बहू रोके का रस्म कर दो, तो मैंने माया का रोका किया और माया की मम्मी ने विनय का। फिर हम लोगों ने शादी की तारीख बाद में उन्हें बताने का बोलकर वहाँ से आ गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, समय का पता ही नहीं चला। अब 6 महीने बाद विनय की शादी है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी इच्छा पूरी होगी। जब मैं अपनी बहू को पैरों में पायल पहने घर में इधर उधर घूमती छमछम की आवाज़ करती बहू को देखूंगी। मेरा बहुत मन करता था बचपन से ही पायल पहनने का। उसके घुंघरू की आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी और मैं अपने मायके में अधिकतर पायल पहना करती थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं पायल पहनकर घर में काम करती थी तो मम्मी जी को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश थी। पर अजीत को रात में जब मैं बिस्तर पर सोते हुए करवट बदलती या रात को वॉल्यूम के लिए उठती तो पायल की आवाज़ से वो उठ जाते थे और एक दिन उन्होंने कह दिया कि तुम बिना घुंघरू वाली पायल पहना करो, जिससे मेरी नींद खराब तो नहीं होगी। और तभी से मैंने बिना घुंघरू वाली पायल पहनना शुरू कर दिया। काश विनय अपनी पत्नी की फीलिंग को समझे और मेरी होने वाली बहू को अपनी इच्छाओं का गला ना घोटना पड़े। हे भगवान, मेरी बहू को वो सारी खुशियाँ देना जो मुझे कभी नहीं मिल पाई। माया ने उसकी अब तक की कहानी पढ़ ली थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे। वो बचे हुए पन्नों को पढ़ने के लिए उत्सुक थी। वो आगे पढ़ने लगी। उसने पढ़ा कि मालती अपनी होने वाली बहू के सुखी जीवन की कामना कर रही थी और चाहती थी कि उसे वो सब कुछ ना सहना पड़े जो उसने सहा था। मालती ने आगे लिखा कि विनय की शादी होने में अब केवल 3 महीने बाकी थे और घर में मम्मी जी रोज अजीत से और मुझसे ये बोलती रहती थी कि बेटा, शादी के इंतज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या बुक करवा दिया है, और हाँ बहू तुम बहू के लिए गहने और कपड़ों की खरीदारी कब करोगी, और जो रिश्तेदार आएंगे उनके लिए कपड़ों की साड़ियों की व्यवस्था हो गई। तब मैंने कहा कि मम्मी जी, रिश्तेदारों के लिए तो साड़ियाँ और कपड़े खरीद लिए हैं, पर माया की साड़ियाँ और गहने अभी नहीं खरीदे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों?
तो मैंने कहा कि मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम ये दोनों चीज़ें माया और विनय की पसंद की खरीदें, क्योंकि पहननी उसे है। फिर कहीं बाद में ऐसा ना हो कि हमारी पसंद के कपड़े वो ना पहने। ये सुनकर मम्मी जी बोली, हाँ बहू, कह तो तुम ठीक रही हो, और ज़माना भी बदल गया है, तो तुम माया के घर वालों को फ़ोन करके उन्हें दुकान पर बुला लो और गहने साड़ियों की खरीदारी कर लो। ये सुनकर अजीत जी बोले, मम्मी जी, अभी फ़ोन कर देता हूँ और आज ही सब खरीदारी करवा देता हूँ। तब मम्मी जी बोली कि तू औरतों के साथ क्या खरीदारी करेगा, ये काम मालती और विनय करेंगे। तो अजीत कुछ नहीं बोले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि माया ने वही साड़ी और गहने पसंद किए जो मुझे पहले पसंद आए थे। मैंने उसे खरीदने को नहीं बोला था, पर माया और विनय ने वही साड़ियाँ और गहने खरीदे। भगवान की लीला देखो कि विनय और माया को वही रंग पसंद है जो कभी मुझे पसंद आते थे, पर अब तो वो सपने की बातें हो गई। आज मैंने माया को कॉस्मेटिक का डबल सेट भी खरीदने दिया और शादी में बहू को दिया जाने वाला सामान भी दिलवा दिया। और देखो, माया ने वही सामान और कलर पसंद किया जो मुझे पसंद थे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब 1 हफ्ते बाद ही माया हमारे घर आ जाएगी। आज माया हमारे घर आ गई है और उसका गृह प्रवेश करवाते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब मम्मी जी ने ये क्या जिद पकड़ ली कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएगी। अरे अभी तो विनय की शादी को 4 महीना हुआ है और वो यात्रा पर जाने की बात कर रही है। अजीत ने उन्हें वृंदावन की यात्रा पर भेज दिया है। अब देखो न जाने कब आएगी। माया बहुत ही जिम्मेदारी से घर संभाल रही है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, पर मैं भी क्या करूं, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती हूं। अब माया घर में आ गई है तो मुझे समय ही नहीं मिलता जो मैं स्टोर रूम में जा सकूं। अगर माया को पता चला कि मैं स्टोर रूम में क्या करती हूँ तो वो मुझे शक की नज़र से देखेगी। इसलिए जब वो दोपहर में आराम करती है तभी मैं स्टोर रूम में जाकर लैपटॉप पर तन्नू और विनय के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी वीडियो देखती हूँ। ये वीडियो भी मैंने अजीत से छिपाकर बनाई है और दोनों बच्चों को भी आज तक नहीं पता है कि मैंने उनकी बचपन की यादों को किस तरह संभाल कर रखा है। जब एक बार मैं मायके गई थी तो एक छोटा वीडियो कैमरा लेकर आई थी और सबसे छुपाकर कैमरा फिट करके ऑन कर देती थी, और इस तरह मैंने बच्चों के साथ साथ मम्मी जी और अजीत की भी वीडियो बनाई और बाद में उसकी सीडी बना ली। अब उसे जब चाहे तब देख सकती हूँ। इस तरह मेरे सारे दिन का तनाव कम हो जाता है और मैं खुद को खुशी देती हूँ और खुद से ही कभी एल्बम लेकर बैठ जाती हूँ तो कभी मायके फ़ोन कर लेती हूँ और कभी ये डायरी लिख लेती हूँ। अब ये डायरी भी भर गई है तो दूसरी डायरी मंगवानी पड़ेगी। कल ही विनय से कहकर मंगवाती हूँ। विनय ने आज तक मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मम्मी आप डायरी का करती क्या हो। अभी तो फिलहाल एक ही डायरी मंगाई थी, ये डायरी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब माया मालती के बारे में लगभग सब कुछ जान गई थी और उसने ये फैसला किया कि वो पहले वाली मालती को फिर से जगाएगी और पापा जी और मम्मी जी के बीच ये जो अनकहा माहौल है इसे ख़त्म करेगी, और इसके लिए उसे तन्नू और विनय के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि उन दोनों को भी ये डायरी पढ़ने के लिए देनी होगी। कुछ सोचकर माया ने घड़ी देखी तो उसमें सुबह के 3 बजे थे। उसने जल्दी जल्दी पूरी डायरी के पन्नों के फ़ोटो अपने मोबाइल के कैमरे में खींच लिए और इस काम में उसे आधा घंटा लगा। उसके बाद वो उठी और दबे पांव स्टोर रूम में जाकर डायरी को अलमारी के पास डालकर अपने कमरे में आकर उसने तन्नू और विनय के मोबाइल पर सारे लिखे हुए पेज की फ़ोटो भेज दी और साथ ही ये भी लिखा कि पढ़ने के बाद डिलीट कर देना और जो कुछ पूछना हो मुझसे यहाँ आकर पूछना। उसके बाद माया बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते उसे एक आइडिया दिमाग में आ गया। पर फिर उसने सोचा कि पहले वो विनय और तन्नू की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसे देखकर ही कोई कदम उठाएगी। अगले दिन माया की जब आँख खुली तो काफ़ी देर हो गई थी और विनय भी नाश्ता करके जा चुका था। तब वो नहाकर तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि मालती दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब माया को देखा तो बोली, बेटा आज बहुत देर हो गई, चलो हम दोनों नाश्ता कर लें। आज मैंने पोस्ट बनाया है, बस अभी गर्म करके लाती हूँ।
तभी माया बोली, मम्मी जी आप रहने दो, मैं ले आती हूँ। फिर दोनों ने नाश्ता करके खाना बनाकर नौकर के हाथ दुकान भिजवा दिया। और फिर माया बोली, मम्मी जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बल्कि बुखार लग रहा है, तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। माया के जाने के बाद मालती भी थोड़ी देर बाद स्टोर रूम में चली गई। आज भी माया ने उन्हें जाते देखा, पर आज उसका दिल मालती के प्रति सहानुभूति और इज्जत की भावना से भर गया था और वो अपने कमरे में ही लेटी रही। उस दिन शाम को तन्नू का फोन आया कि वो घर आ रही है। माया समझ गई कि तन्नू ने डायरी पढ़ ली है। उसने तन्नू की पसंद का खाना बनाया और मालती को भी बता दिया कि तन्नू दीदी आ रही है। जब शाम को विनय आया तो उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और आते ही वो अपने कमरे में चला गया। माया ये देखकर जल्दी से चाय लेकर कमरे में गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि विनय ने भी डायरी पढ़ ली है। माया को देखते ही विनय ने कुछ पूछना चाहा। उससे पहले ही माया बोली कि अभी नहीं, रात को जब तन्नू दीदी भी हमारे साथ होगी तब हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको रोज के जैसा व्यवहार करना होगा। ये सुनकर विनय चुपचाप चाय पीने लगा कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और मालती ने दरवाजा खोला तो तन्नू खड़ी थी। वो मालती के गले लगकर अंदर आ गई और फिर खुशी खुशी सबके हालचाल पूछने लगी। फिर माया से बोली कि भाभी आज खाने में क्या बनाया है? तो माया बोली कि दीदी सब आपकी पसंद का बना है। तन्नू बोली, भाभी आज मैं आपके साथ कुछ खास बात करने आई हूँ, तो मैं आपके कमरे में कुछ समय बैठ सकती हूँ? तो माया बोली, क्यों नहीं। तभी अजीत आ गए और मालती के साथ माया भी उठकर किचन में जाकर खाना लगाने चली गई। सबने खाना खाया और उसके बाद अजीत और मालती अपने कमरे में चले गए। इधर विनय, माया और तन्नू माया के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, वो भी बहुत धीरे धीरे। तभी माया बोली, मैं अभी आई, 3 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। फिर कॉफ़ी पीते हुए मैं आप दोनों के मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब दूंगी। कुछ ही देर में तीनों कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे। दोनों भाई बहन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मालती उनकी सगी मम्मी नहीं है। उनके मन में अपनी सगी मम्मी के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तब माया ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पहली बात तो ये कि जब आप दोनों की मम्मी की मृत्यु हुई तब आप दोनों इतने छोटे थे कि आप अपने आप से कुछ बोल भी नहीं पाते थे। दूसरी बात ये कि आप दोनों ने उनकी फ़ोटो बचपन से आज तक देखी है और आप उन्हें सम्मान भी देते हैं। विनय बोला, कौन? तब माया बोली, याद कीजिए, मम्मी जी के कमरे में एक फ़ोटो लगी है जिसे आप सब बड़ी मम्मी के नाम से जानते हो। और आज तक जब भी कोई शुभ काम या शादी त्योहार का अवसर आया तब मालती मम्मी जी ने सबसे पहले आप दोनों से उस फोटो का आशीर्वाद दिलवाया। तन्नू और विनय हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मालती मम्मी आज तक कुंवारी थी। उनके पापा ने उन्हें आज तक छुआ भी नहीं। कितनी सहनशीलता और त्याग किया है मम्मी जी ने। हम दोनों का भविष्य बनाया और अपने भविष्य की परवाह नहीं की, बल्कि परिवार की शांति बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं और खुशियों का गला घोट दिया। और जो थोड़ी बहुत खुशी उन्हें मिलती है वो भी उन्हें सबसे छिपकर कमरे में बंद होकर बटोरनी पड़ती है। उन्होंने हम पर अपनी सारी ममता उड़ेल दी और हमें बड़ा करने में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। उनका नतीजा उन्हें पापा की बेरुखी का सामना हमेशा करना पड़ा होगा। ये सब सोचकर उन तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी नज़र में मालती की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई और अपने पापा के प्रति नाराज़गी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने जब मम्मी से शादी की थी तो उन्हें पत्नी के अधिकार क्यों नहीं दिए और कभी उनसे प्यार भरी बातें नहीं की, उनकी तारीफ नहीं की और हमेशा उन्हें इग्नोर किया। अब तीनों सोचने लगे कि ऐसा क्या करे कि पापा का ध्यान मम्मी की तरफ जाए और उन्हें मम्मी की अहमियत का पता चले और मालती मम्मी फिर पहले जैसी जिंदगी जिए जैसी वो अपने मायके में जीती थी। और हमें उनके मायके वालों से भी मिलवाना होगा, यानी हमें अपने ननिहाल को भी जानना होगा। तब माया बोली कि जैसे मैंने आप दोनों को मम्मी जी की डायरी के बारे में बताया वैसे ही पापा जी को भी मम्मी जी के बारे में बताएंगे। ये सुनकर तन्नू बोली, भाभी
यह आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तब विनय बोला कि 2 दिन बाद से मैं और तन्नू दीदी बार बार मम्मी से अपने बचपन की बात करेंगे, तो हार कर मम्मी को हमें वो सीढ़ी दिखानी ही पड़ेगी। तब माया बोली 2 दिन बाद क्यों? तब विनय बोला कि फिर दादी भी तो घर में आ जाएगी और उन्हें मम्मी की सारी बातें पता है, तो वो भी हमारी तरफ होगी। ये सुनकर तीनों सहमत हो गए और तन्नू ने उसी समय अपने फ़ोन से अपने पापा और दादी को मम्मी की लिखी डायरी व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया। 2 दिन बाद दादी भी घर आ गई और अजीत और दादी ने भी डायरी अपने मोबाइल पर पढ़ ली थी। जब दादी घर आई तो उनके और अजीत के हाव भाव से लग रहा था कि उनसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उनकी नज़र में मालती की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। आज अजीत अपने ही घर में अपने बच्चों, मम्मी और मालती से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मालती की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है और सब लोग उससे इतने प्यार और आदर से बात कर रहे हैं। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने विनय और तन्नू से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों का व्यवहार मेरे लिए कैसे बदल गया? तो तन्नू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी और रोते हुए उसने सबके सामने मालती को उसकी सारी सच्चाई बता दी। अब मालती को झटका लगा। उसे लगा कि मानो उसे सरेआम बदनाम कर दिया गया हो। वो झटके से नीचे बैठकर अपना मुंह हाथों से छुपाकर रोने लगी। उसे रोता देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। तब दादी ने आगे बढ़कर मालती को संभाला और उसे उठाते हुए कहा कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो मेरी और अजीत की है। बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, वो तो बहुत छोटे थे और जो उनके सामने था वही सच है। पर आज इन दोनों की नज़रों में मैंने तुम्हारे लिए सम्मान और आदर देखा है। ये दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो इन बच्चों ने ये कदम उठाया कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको। तभी अजीत भी मालती के पास आए और बोले कि मालती, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने ही तुम्हारी मनचाहा जिंदगी को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की और तुमने भी मेरे मन मुताबिक खुद को बदल लिया और ज़बान से कभी विरोध नहीं किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने दोनों बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनकी इतनी अच्छी परवरिश की जितनी कि उनकी सगी मम्मी भी नहीं कर पाती। अजीत की बातें सुनकर मालती ने अपना चेहरा ऊपर करके कहा, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है और जो कुछ भी हुआ वो सब ईश्वर की मर्जी थी और उसके आगे हम सब मजबूर हैं। मालती की ये बातें सुनकर घर के सब लोग हैरान रह गए, लेकिन अजीत बोले कि पर मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है और मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज से मालती पर कोई बंधन नहीं होगा और वो जो करना चाहेगी वो कर सकती है। और आज से मेरे ससुराल वाले हमारे घर और हम उनके घर आएंगे जाएंगे और अभी कुछ दिन बाद मैं खुद उन सबको अपने यहाँ बुलाऊंगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। तभी तन्नू और विनय बोले, मम्मी हमें आपने जो सीढ़ी बनाई थी वो देखनी है और एल्बम भी। तो मालती को बहुत अच्छा लगा और वो बोली कि सब लोग पहले खाना तो खा लो। तब अजीत बोले, आज दोनों समय का खाना नाश्ता बाहर से ऑर्डर किया जाएगा और हम सब मिलकर सीडी और एल्बम देखेंगे। ये सुनकर सब खुश हो गए और मालती जाकर सीडी ले आई और उसे विनय ने सीडी प्लेयर पर लगा दिया और सब बैठकर देखने लगे। अपने बचपन की छोटी छोटी शरारतें देखकर दोनों बहुत खुश थे। अब सीडी देखते हुए सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आज अजीत को एहसास हो रहा था कि उसने मालती के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करी है। जब वो सीडी में देखता है कि मालती बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती, उन्हें खाना खिलाती, पढ़ाती, मस्ती करती, कितनी अच्छी लग रही थी। और बीच बीच में अजीत का वीडियो भी था जिसमें वो बच्चों के साथ बैठे थे और उन्हें खेलते देख रहे थे, लेकिन उस समय भी उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। ये देखकर उन्हें हंसी आ गई कि तभी तन्नू बोली, देखो विनय, पापा हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं। मालती ने अजीत को देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। यह देख माया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोली, पापा जी क्यों नहीं हम सब कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले। तो विनय और तन्नू ने भी उसका साथ दिया। तब मालती की सास बोली कि भाई मैं तो अभी यात्रा से लौटी हूँ,
तो मैं घर पर रुक जाऊंगी और तुम सब घूमने चले जाओ। तब अजीत बोला कि अगर तुम सब राजी हो तो हम सब तुम्हारी ननिहाल चले। यह सुनकर मालती चौंक गई और तन्नू, विनय और माया बहुत खुश हो गई, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपने ननिहाल के लोगों से मिले। सबने हामी भर दी और फिर विनय की दादी बोली कि अरे, जब सब लोग बहू के मायके जा रहे हो तो मैं भी चलूँगी। और हाँ अजीत बेटा, पहले उन लोगों से फ़ोन कर हाल चाल पूछकर तब अपने घूमने आने की बात बताना। अजीत ने उसी समय वीडियो कॉल अपनी ससुराल लगाई और अपने ससुर जी से बात करके उनके हाल चाल पूछा और फिर कहा कि पापा, हम दोनों आपके नाती नातिन और बहू दामाद भी आप सब लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या हम वहां आ सकते हैं? आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इस पर ससुर जी की आंखों से आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे और बोले कि आप भी कैसी बातें करते हैं दामाद जी। क्या कोई भी बेटी का बाप अपने दामाद और उसके परिवार के आने से परेशान होगा? बल्कि वो तो बहुत खुश होगा कि उसकी बेटी दामाद अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। बस आप ये बता दीजिए कि आप सब कब आ रहे हैं। हम सब आपके आने की बात सुनकर इतना ज़्यादा खुश हैं कि क्या बताऊं। तब अजीत बोले कि 2 दिन बाद हम सब आपके यहाँ पर पहुँचेंगे। ये सुनकर मालती के पापा बोले कि आप किस ट्रेन से आएंगे, बता दीजिए ताकि मैं स्टेशन पर बेटे को भेज दूंगा। तब अजीत बोले कि नहीं पापा, हम लोग अपनी गाड़ी से आएंगे, आप चिंता ना करें। हम घर से जब निकलेंगे तो आपको फ़ोन कर लेंगे और वहाँ पहुँचकर फिर से आपको फ़ोन कर देंगे। तब मालती के पापा ने अजीत को आशीर्वाद दिया और फ़ोन काट दिया। इधर अजीत के घर में तो मानो जश्न का माहौल बन गया और सब ननिहाल जाने के लिए इतने उतावले थे कि बार बार मालती से पूछ रहे थे कि वहाँ कौन कौन है और कैसे दिखते हैं। तब मालती ने अपनी अलमारी से एक सीडी निकाली और बोली, ये तुम्हारे मामा की शादी की सीडी है। इसमें मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि तुम दोनों के 10वीं के एग्ज़ाम थे और सब लोग शादी की सीडी देखने लगे और बीच बीच में मालती से पूछते कि ये कौन है। तब मालती उन्हें बता दिया करती कि ये तुम्हारी मौसी है, यह जो भी रिश्ता होता वो बता देती। अचानक माया बोली कि मम्मी, आपका मायका कहाँ पर है? तो मालती बोली, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो सब बड़े खुश हुए। फिर तन्नू बोली कि मैं कल अपने घर जाकर मम्मी जी से पूछकर पैकिंग करके कल रात को आ जाऊंगी। तब मालती बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सास से फ़ोन पर अभी बात कर लेती हूँ, फिर तुम दामाद जी से फ़ोन पर बता देना कि तुम्हें क्या पैकिंग करनी है, तो वो तुम दोनों का सामान पैक करके यहीं ले आएंगे। ये सुनकर तन्नू बहुत खुश हुई और बोली, क्या आइडिया निकाला मम्मी आपने। तब मालती ने तन्नू की सास को फ़ोन करके बेटी दामाद को उनके ननिहाल जाने की इजाज़त मांग ली। फिर तन्नू अपने पति राज को फ़ोन करके ये खबर दी कि हम सब मेरी ननिहाल जा रहे हैं, तो प्लीज़ तुम अपने कपड़ों के साथ साथ मेरे भी कपड़े जो मैं बता रही हूँ वो भी एक बैग में पैक करके कल शाम तक यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि हम सब परसों सुबह अपनी गाड़ी से नानी के घर जाएंगे। ये सुनकर राज ने और इधर माया मालती अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मम्मी जी की तो पैकिंग पहले से ही तैयार थी। अगले दिन राज भी बैग लेकर दोपहर को आ गया और फिर सब लोग सुबह ही गाड़ी से मालती के मायके के लिए निकल पड़े। जल्दी ही वो सब मालती के घर पहुंच गए तो वहां उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर सब लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये देखकर अजीत बड़े खुश हुए और उन्हें दुख भी हुआ कि उन्होंने अपनी गलती की वजह से इतने साल बेकार गंवा दिए, जबकि ये लोग कितने निश्चल भाव से प्रेम से हमारा स्वागत कर रहे हैं। फिर मालती आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा के पैर छूकर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने अपने बेटे विनय और माया को इशारा कर अपने मम्मी पापा से कहा कि ये दोनों आपके नाती और उसकी बहू है, और तन्नू और राज को इशारा कर कहा कि ये आपकी नातिन और दामाद है। तब दोनों बच्चों ने जैसे ही अपने नाना नानी के पैर छुए तो उन्होंने बीच में ही रोककर अपने गले लगा लिया। फिर मामा मामी और मौसा मौसी भी चारों लोग मिले। फिर सब लोग घर के अंदर आए और हंसी खुशी बातें करने लगे। तभी 2 बच्चे करीब 16 साल के लड़का लड़की थे और 2 बच्चे जो कि 10 और 14 साल के लड़का लड़की थे, वो अलग खड़े हुए। मेहमानों को देखकर खुश तो थे
पर सामने आने से झिझक रहे थे। तभी विनय की नज़र उन पर पड़ी तो उसने अपने नाना जी से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी मामा के और मौसी के बच्चे हैं और रिश्ते में तुम्हारे भाई और बहन लगते हैं, जाकर मिल लो। उन सब ने जब अपनी बुआ और मौसी को ही पहली बार देखा है तो सामने आने में झिझक रहे हैं। यह सुनकर तन्नू, राज, विनय और माया सब उठकर उन लोगों के पास गई और जल्दी ही उन सब की दोस्ती भी हो गई। तब नानी, मौसी और भाभी चाय नाश्ता ले आई। फिर सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। इधर विनय के साथ साथ अजीत को भी बिल्कुल नहीं लगा कि वो इन सबसे पहली बार मिल रहे हैं। इतना प्यार, अपनापन देखकर सब भावुक हो गए। हंसी खुशी शहर के आसपास घूमने की जगह देखकर पिकनिक वगैरह मनाने में समय का पता ही नहीं चला। मालती, तन्नू, माया भी नानी, मौसी और मम्मी के साथ मिलकर घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर फिर खूब बातें करती। इसी खुशी के माहौल में एक हफ्ता कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। इस ननिहाल के घूमने आने के कारण अजीत और मालती के बीच की दूरियां भी अब बहुत कम हो गई थी और अजीत जो कि गंभीर रहते थे वह हंसी खुशी के माहौल में खुद ब खुद बदल गए और अब सबसे अच्छी तरह बातें करना, मजाक करना उन्हें भी अच्छा लगने लगा। इधर घर में सबके ग्रुप बन गए थे। विनय, राज और दोनों ममेरे मौसेरी भाइयों का, तन्नू, माया और ममेरी मौसेरी बहनें, मालती भाभी और बहन और नाना नानी, मामा पापा और अजीत की मम्मी सब अपने अपने साथ के लोगों के साथ खूब मस्ती कर रहे थे कि एक दिन अजीत ने मालती से कहा कि अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। तो मालती ने अपनी मम्मी को कहा। जैसे ही सबको पता चला कि अजीत जाने के लिए कह रहे हैं तो सब मना करने लगे और अजीत से बोले कि हमसे कोई गलती हो गई जो आप जाने के लिए कह रहे हो। तब अजीत बोले कि नहीं, आप सबके साथ रहकर तो मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, दुकान भी तो इतने दिन नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तब मालती के पापा बोले, कहते तो आप ठीक हैं, पर अब जल्दी जल्दी आने का प्रोग्राम बनाया कीजिए, क्योंकि अब बच्चों को देखने के बाद उनसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। तब अजीत बोले, तो क्या हुआ, जब भी आपका मन करे आप हमारे यहाँ आ जाना और जब भी हमारा मन करेगा तब हम आ जाएंगे। ये सुनकर मालती के पापा मम्मी बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और सामान की विदाई की तैयारी की और सबको उनके अनुसार उपहार, नेक, मिठाई आदि देकर आंसू भरी आंखों से विदा किया। तन्नू और विनय का तो मन ही नहीं था वहां से जाने का, तो उन लोगों ने सबसे वचन लिया कि जल्दी ही वो सब उनके घर आएंगे। तब मामा, मामी, मौसी, मौसा, उनके बच्चे और नाना नानी ने उन्हें प्रॉमिस किया। उसके बाद सब लोग अपने घर आ गए। घर आकर विनय और तन्नू मालती से बोले कि मम्मी, आपके घर के लोग कितने मिलनसार और हंसमुख है, कितने प्यार से वो सबसे मिले। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि मैं वहाँ पहली बार गया हूँ। तब मालती हंसते हुए बोली कि हाँ बच्चों, ननिहाल ऐसा ही होता है और वहाँ के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। तब तन्नू बोली कि काश हम जब छोटे थे तब से ही ननिहाल गए होते तो हम भी अपने मामा और मौसी की शादी में शामिल हो पाते। तब माया बोली, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी, देर आए दुरुस्त आई। उसी दिन शाम को तन्नू, राज अपने घर चले गए और माया, विनय अपने कमरे में सोने चले गई। इधर अजीत भी मालती के साथ अपने कमरे में था। कमरा तो वही था, पर उसमें साथ रहकर भी दिल से दूर रहने वाले अब दिल से करीब आ चुके थे, इसलिए कमरे का माहौल भी खुशनुमा सा लग रहा था। अगले दिन जब मालती सुबह उठी तो उसके लिए आज का सूरज जीवन में एक नया यापन, नई खुशियों को लेकर आया था। तभी उसकी नज़र माया पर पड़ी जो किचन में चाय बना रही थी। मालती ने माया को जाकर धन्यवाद किया और कहा कि भगवान ऐसी बहू सबको दे जो घर में रह रहे सदस्यों की भावनाओं को समझे और सूझबूझ के साथ उस समस्या को दूर करके सबको साथ लेकर चले। तब माया उसकी बात समझ गई और झट से मालती के गले लगकर कहा कि अब तो आप सभी अलमारी बंद नहीं करेंगी। और इतना सुनते ही दोनों सास बहू जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।